JCERT क्लास 9 चैप्टर 2 सिविक्स पाठ करना है कि संविधान निर्माण नागरिक का। ठीक है, पहला सवाल क्या कहते हैं, कुछ गलत माने नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखें। माने कुछ कुछ गलती देला उसे हमें चुन करके दे। कौन नंबर, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में आम सहमति थी कि देश को स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। माने देश स्वतंत्र हुए के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, इस सहमति रहे नेता मंडल। ख नंबर बोलता है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्हें अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्हें एक समान राय रखी। हालांकि अलग अलग विचार रहे, लेकिन संविधान बनने के बाद सबका राय एक हुई के लक। ग नंबर बोल, जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। यह कथन गलत है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक देश है तो संविधान यानी नियम कानून होना ही चाहिए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है। इस समाज के आकांक्षाओं में बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसका नियम कानून बदल जा सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का। देखो दूसरा सवाल बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो देख, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का माने सबसे महत्वपूर्ण कौन था, दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी का, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक अश्वेत बहुसंख्यक, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक। इसका उत्तर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, यानी अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में टकराव कौन सा महत्वपूर्ण था, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तीसरा सवाल, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, शासन प्रमुख का अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। इसका उत्तर होगा शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, चौथा संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका का मेल बनाना है। मेल बनाना है डायरेक्ट उत्तर लिखा लिखा। देख, मोतीलाल नेहरू मतलब इसका सही मिलान हो जाएगा। 1928 में भारत का एक संविधान बनाया, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। अरे वाह। भीमराव अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, उसी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य। देखो पांचवा सवाल, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। जवाहरलाल नेहरू जैसा साक्षात्कार दे रहे नहीं पर अनुसार नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, सुस्त और आराम भारत नहीं चाहिए। क्यों बोला था रे? नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी। अगर चुपचाप से रहे तो कमाई नहीं पा रहे, इसलिए उनके मेहनत करके, यानी आराम वाला नहीं चाहिए। आराम हराम है क्या कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो ग बोलता है, नए भारत के सामने किस तरह विश्व से जुड़े हैं, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े। देखो नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लोगों को की दरिद्रता, अज्ञान, बीमारी तथा अवसर की असमानता का अंत करना, यह विश्व शांति की समृद्धि के लिए आवश्यक है। ये सब सपना रहे कि दिन दुखी सब कर हम दूर करते क्यों गरीब नहीं रह पाए। देखो वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। वे भारत के संसाधनों तथा जनता के प्रति मानवता के हित में अपने आपको समर्पित कर सेवा भावना रहे। इकरे हम माने चाचा नेहरू चिल्ड्रंस डे। तब हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पहुंचने की है। वे इस कथन से किसका जिक्र करते? पंडित नेहरू इस कथन से महात्मा गांधी का जिक्र करते थे, हर व्यक्ति के आंसू पहुंचने का। छठवां सवाल बोलता है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। इको सही मिलान करें। संप्रभु का मतलब होता है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, उसको संप्रभु बोलते हैं। गणतंत्र, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। और बंधुत्व, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। सातवां सवाल बोलता है, कुछ दिन पहले, बहुत लंबा सवाल है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके
एक के मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में आपकी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। इतना कर्म बोलल है नहीं। तो नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है। बहुत अच्छा। स्थिति ठीक न करे तो फिर से नियम कानून बना सके। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सब वर्ग ऊपर में आवे और आम सहमति के आधार पर एक नया संविधान बनना चाहिए। सही है बिड़ू। 8वां सवाल देख, भारत में लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। क नंबर क्या बोलता है? अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार देने के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। इस कारक के योगदान को बहुत हद तक स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इसे अंग्रेजों की देन नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि यदि हमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो भारत जैसे विशाल देश में आरंभिक तौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना बहुत ही कठिन। हालांकि अंग्रेज आला है लेकिन बहुत नियम कानून सिखाया गया है हमें, कहकर मतलब है। ख नंबर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। इस कारक का भी भारत में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान रहा है। चूंकि हमारे संघर्ष का तरीका, हमारे राजनीतिक दलों की संरचना सभी लोकतांत्रिक थी, अतः लोकतंत्र की अच्छाइयों को हम महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि लोगों को विभिन्न स्वतंत्रताएं नहीं मिली थी, अतः लोकतंत्र एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो उनकी इन आकांक्षाओं को पूरा कर, मतलब लोकतंत्र होने के बाद क्या था कि सब आज़ाद हो गया, सबको थोड़ा महसूस होने लगे अच्छा चीज़ है ये। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। ग नंबर बोलता है, अनेक नौ स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के नाजुक दौर में यह बहुत जरूरी था कि नीचे की सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्ठावान लोकतांत्रिक विचारों वाले नेता हों, ताकि इन मूल्यों की स्थापना के लिए वे दूसरों को भी प्रेरित कर सके। इसलिए इस कार्य का योगदान महत्वपूर्ण था। मतलब अच्छा आदमी मन के पोस्ट मिलला मनिकर वैल्यू को समझ लाए। 9 सवाल बोलता है, बहुत लंबा सवाल है। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। देखो, एक किताब है ऊपर में लिखा है, ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है नहीं? उन्हें आत्मरक्षा के योग भी नहीं बनाया गया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है। कहकर मतलब होता है कि औरत जाति के बनाइए दे भगवान कमजोर सहेले मन आदमी उकर रक्षा करेला हमेशा, ऐसा कहावत है। कभी पिता के नीचे रहती है तो कभी पति के और कभी पुत्र के, माने उसको संरक्षण की जरूरत। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती है। ईसन कहते पूर्ण धारणा के अनुसार मुख्य लागत है। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं? क्या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है? संविधान में स्त्री पुरुष को बराबर देखा गया है, तो इस तरह का नहीं हो सकता है। देखो, इस अंश में व्यक्त मूल्य हमारे संविधान में निहित मूल्यों से पूरी तरह विरोधाभासी है, विरोध करे लोग। यहाँ महिलाओं को कमजोर माना जाता है, जबकि हमारे संविधान में पुरुष और महिला दोनों को समान माना जाता है। सरकारी नीतियां भी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के पक्ष में है। 10वां सवाल बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताना है। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है, तो यह वक्तव्य सही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक नियम मौलिक नियम है, जबकि दूसरे अन्य नियमों की वैधानिकता इस आधार पर तय होती है कि वे संवैधानिक नियम के अनुरूप है अथवा नहीं है। संविधान एक मौलिक नियम है, ठीक है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग है कि संगठन तथा शक्ति की विस्तृत चर्चा की गई है। शासन व्यवस्था किस तरह से गठन होगा उसका चर्चा होना चाहिए।
ग नंबर बोलता है नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। ठीक है, इसका उत्तर है यह वक्तव्य सही है, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को दिए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए उपबंध किए गए हैं। साथ ही सरकार की क्या शक्तियां तथा सीमाएं हैं, इसकी भी विस्तृत चर्चा की गई है। सही है, सही है, सही है, सभी की चर्चा है, मौलिक अधिकार का चर्चा है तो सब करेंगे। घ नंबर बोलता है, लास्ट है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है तो उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं। यह वक्तव्य गलत है, क्योंकि संविधान जो है जिन मूल्यों पर आधारित है उसकी चर्चा संविधान के प्रस्तावना में की गई है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना है, संविधान प्रस्तावना है। पाठ खत्म। जय हो।